Hello students, welcome back to another video of class 7 of geography subject. Today I am going over a brief tutorial of your fourth lesson in geography, air around us, यानी हमारे चारों ओर की हवा. The layer of gases and dust that surrounds the earth's atmosphere. धरती के चारों ओर जो गैस और धूल का लेयर है उसे एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल कहते हैं. द कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की संरचना. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज मेक अप द मेजर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर. वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग बनाते हैं. नाइट्रोजन इज 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑर्गन etc are found in lesser quantity. कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और ऑर्गन जैसे गैस बहुत ही कम मात्रा में वायुमंडल में हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, वाटर वेपर, स्मोक, पॉलन ग्रेन etc आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. इन गैसों के अलावा धूल के कण, कीटाणु, जलवाष्प, धुआं और पराग के कण भी हवा में मौजूद होते हैं. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना कैसी होती है? द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस. धरती की वायुमंडल जमीन की सतह से शुरू होकर 5 लेयर्स में बटी हुई हैं, जो फर्स्ट हैं ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द लास्ट एक्सोस्फियर. एंड द फर्स्ट ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, डेंसेस्ट लेयर एंड thickness varies from 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स टू 18 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर. यह वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है और सबसे घना परत होता है, जिसकी मोटाई वैरी करती है क्योंकि पोल्स पर यह सिर्फ 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है. एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160 मीटर कॉल्ड लैप्स रेट. और इस ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो 165 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है. इसे लैप्स रेट कहते हैं. ऑल वेदर फेनोमेनन, क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर. मौसम की सारी घटनाएं जैसे बादल का बनना, बारिश होना, तूफान का होना, सभी इसी ट्रोपोस्फियर लेयर में होते हैं. एंड द सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल, एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर विथ नो वेदर चेंजिंग एलिमेंट. स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, जहां मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं प्रायः नहीं होती. जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर. इसीलिए इस लेयर में जेट विमान प्रायः उड़ते हैं. इन दिस लेयर हैज ए बैंड ऑफ ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज. इसी लेयर में ओजोन गैस की एक परत होती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं. वह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है. एंड द थर्ड लेयर इज मेसोस्फियर, extends up to 80 kilometer and temperature decrease with height till it reaches -100 degree centigrade at the top of this layer. यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और यहाँ तापमान सबसे कम होता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है. और जब इस लेयर के अंतिम छोर पर हम पहुंचते हैं तो वहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान कम हो जाता है. मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर. इसी लेयर में उल्कापिंड जो बाह्य अंतरिक्ष से आकर गिरती हैं धरती की ओर, वे मेटेओर्स गिरती हैं और जलकर नष्ट हो जाती हैं. एंड द फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फियर, एक्सटेंडेड फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर. यह 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इन दिस लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. इस लेयर में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है. जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं इस लेयर में वैसे वैसे तापमान बहुत बढ़ता चला जाता है. आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर. और चूंकि यहाँ हवा आयन के रूप में मिलती है इसलिए आयनोस्फीयर इसी थर्मोस्फीयर का ही एक भाग है. दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन. और यह लेयर रेडियो ट्रांसमिशन में मदद करता है.
वो कैसे? रेडियो वेव्स आर सेंड बैक टू द अर्थ फ्रॉम दिस लेयर, क्योंकि धरती पर से जितनी भी रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं वो वापस इसी लेयर से धरती पर आ जाती हैं, और इसी कारण हमारे कम्युनिकेशंस के जितने भी सैटेलाइट हैं वे इसे पकड़कर धरती पर पुनः प्रसारण के लिए भेजते हैं। एंड द फिफ्थ लेयर इज एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल। आउटर मोस्ट लेयर हैज वेरी थिन एयर, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है जो बहुत कम घनी होती है और हवा बहुत पतले लेयर में होती है। अंटिल इट मर्ज इनटू आउटर स्पेस, जहां तक कि हवा इतनी कम हो जाती है कि यह बाह्य अंतरिक्ष में एक प्रकार से मिल जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन इन दिस लेयर, इस लेयर में तापमान सूर्य की किरणों के कारण यानी सोलर रेडिएशन के कारण ही बढ़ता है। एंड नेक्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट, यानी वेदर यानी मौसम। वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम वायुमंडल की एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी विशेष स्थान का मौसम थोड़े समय के लिए जो परिवर्तन होता है उसे वेदर कहते हैं। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जलवायु किसी भी स्थान की वायुमंडल की औसत मौसम की दशाएं होती हैं जो एक लंबे समय के बाद जाना जाता है, और लंबे समय तक होने वाले वहां के वेदर चेंजेस को क्लाइमेट कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर टेम्परेचर, सनशाइन, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन। और मौसम और जलवायु के जो आवश्यक तत्व हैं वो किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? तो वे हैं तापमान, सनशाइन यानी सूर्य की धूप, दाब, हवा, आर्द्रता और बादल और बारिश का घटना। एंड द फर्स्ट वी डील विद टेम्परेचर। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। धरती पर ताप का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ इज नोन एज सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। सूर्य से जो ताप धरती को मिलता है या सूर्य की जो ऊष्मा धरती तक पहुंचती है उसे सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन या आतपन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, और ये सूर्य से जो ताप मिलता है धरती को वह इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ते हैं वह घटता जाता है। एंड द सोलर रेडिएशन हीट्स द ग्राउंड फर्स्ट। सूर्य की जो विकिरण से आने वाली हीट है, गर्मी है, उससे पहले जमीन पहले गर्म होती है। फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस द हीट इज ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर, और जमीन की सतह से यह हीट उसे संपर्क में आने वाली हवा से पूरे एटमॉस्फेयर में हस्तांतरित हो जाता है या फैलता है। द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड एडवेक्शन। और हमारा वायुमंडल जो है इस प्रकार चालन से, संवहन से, विकिरण से और एडवेकेशन यानी हवा के गर्म होने से गर्म होता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी। जो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी स्थान के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं वह है अक्षांश की दूरी, ऊंचाई और सूर्य से, सागर से दूरी। एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पृथ्वी पर वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगाया जाता है, जो दाब डाला जाता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। मुख्यतः पृथ्वी पर हवा का दबाव जो प्रभावित होता है वो हवा के तापमान के द्वारा प्रभावित होता है जो किसी स्थान, खास विशेष स्थान से होता है। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है। द हॉट एरियाज एयर प्रेशर इज ऑलवेज लो। गर्म क्षेत्रों में, खासकर विषुवत रेखा के आसपास, इक्वेटर के आसपास का क्षेत्र, वहां का हवा का दबाव हमेशा कम होता है। इन कोल्ड एरियाज नियर पोल्स एयर प्रेशर इज ऑलवेज हाई। और ठंडे प्रदेशों में, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में, हवा का प्रेशर हमेशा ऊंचा होता है। एंड द winds
द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हवा की वह गति जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है उसे विंड कहते हैं। विंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, और ये विंड यानी हवा 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट इज परमानेंट विंड यानी अस्थायी पवन, यानी जो हमेशा ही चलती रहती है, इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी विंड। इसे प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। आर द 3 टाइप्स बेस्ड ऑन डायरेक्शन इन विच दे ब्लो, और किस दिशा से होकर बहती है इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। द परमानेंट विंड्स आर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज, ईस्टर्लाइज। एक व्यापारिक पवने, पश्चिमी हवा और पूर्वी हवा। And the second is seasonal or periodic wind. Seasonal wind blow in definite direction during particular season. किसी विशेष मौसम में किसी एक दिशा से बहने वाली हवा को सीजनल विंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानसून विंड, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जैसे हमारे देश में मानसूनी हवाओं के कारण वर्षा होती है, और ये मानसूनी हवाएं हमेशा गर्मी के मौसम में समुद्र से हिमालय की ओर, उत्तर की ओर बढ़ती हुई आती हैं। And we deal with local wind. Third is local wind, blow during a particular period of the year in a small area affected by local relief. यह local wind नाम से ही पता है कि स्थानीय हवाएं हैं, यानी ये किसी छोटे से क्षेत्र में के दौरान वहां पूरे साल में बहने वाली हवा है। फॉर एग्जाम्पल लू इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। उत्तर भारत में जब गर्मियां पड़ती हैं तो गर्म हवा लू के रूप में बहती है। चिनूक ब्लोइंग ओवर रॉकीज एंड आल्प्स। रॉकी पर्वतमाला और आल्प्स पर्वतमाला के ऊपर से चिनूक नामक हवा जो बहती है, ये लोकल विंड्स हैं। एंड द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता या नमी। मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एट एनी टाइम इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में उपस्थित जलवाष्प या नमी की जो मात्रा हर समय होती है, जिसे आर्द्रता कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज precipitation, यानी वर्षा। Warm air laden with moisture rises up and starts cooling, causing the formation of droplets of water. जब नमी यानी जलवाष्प से भरी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है तो धीरे धीरे जब यह ठंडी होना शुरू हो जाता है, और ठंड होने के बाद पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाता है। When the droplets become too heavy, they come down as rain. और जब ये नन्ही नन्ही बूंदे और ज्यादा जुड़कर बड़ी हो जाती हैं और भारी हो जाती हैं, तो ये बारिश के रूप में नीचे गिरने लगती हैं। इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, जिसे बारिश या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एंड द रेनफॉल, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। बारिश के पैटर्न के आधार पर यह रेनफॉल यानी बारिश 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कन्वेक्शनल रेनफॉल, सेकंड ज्योग्राफिकल रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल, और साइक्लोनिक रेनफॉल। And that's all. Thank you.